हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में क्लास 12th का विलियन नाम का चैप्टर चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है हिमांक का अवनमन। वैसे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये बात याद होगी कि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में अणुसंघ के गुणधर्म का ही पार्ट है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है क्योंकि ये सब टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म का। अणुसंघ के गुणधर्म का ये सब टॉपिक है। देखिए, इस तरह के टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो बात यह है कि जिन भी बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं वो प्लीज एक बार पुराने वीडियोस देख लेना, क्योंकि पुराने वीडियो देखने से ही आपको बेहतर समझ में आएगी ये वाली क्लास, है ना। ठीक बात है एकदम। तो सभी बच्चे आ चुके हैं, पधार चुके हैं कक्षा में, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लाइव क्लास के बीच में कमेंट वगैरह कर सकें और लाइव क्लास का आनंद ले सकें। तो हिमांक का अवनमन हम लोग पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग जो है अनुसंघ के गुणधर्म में दो अनुसंघ के गुणधर्मों को बहुत डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और वो अनुसंघ के गुणधर्म कौन से हैं आपके? पहला अनुसंघ के गुणधर्म था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा अनुसंघ के गुणधर्म आपका था क्वथनांक में उन्नयन। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें जो है आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमें हिमांक के अवनमन का अध्ययन करना है। ठीक है, चलो शुरू करें। फिजिक्स की क्लास का सीन ऐसा है बेटा कि फिजिक्स की क्लास आपकी जो है, अभी अपन फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, उसके बाद अपन फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। तो उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि किस तरह से काम अच्छे से हो जाए। तो पहले एक बार फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लें, उसके बाद फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की तरफ अपन बढ़ेंगे। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो गौर फरमाओ सब लोग। हिमांक का अवनमन वाला टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करते हैं आज अपन। हिमांक में अवनमन, देखो एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि क्वथनांक क्या होता है। सबको पता है ना कि क्वथनांक क्या चीज है। क्वथनांक के बारे में सब जानते हैं कि क्वथनांक वो ताप है, क्वथनांक वो तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक बात है। किसी भी द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने के लिए ही हम उस द्रव का तापमान बढ़ाने का काम करते हैं। तापमान बढ़ाते ही इसलिए हैं हम ताकि एक द्रव जो है वो उसका वाष्प दाब बढ़ सके बढ़ सके बढ़ सके बढ़ सके बढ़ सके और वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए और वो जो हमारा द्रव है वो बदलना शुरू कर दे गैस के अंदर, लिक्विड बदलना शुरू कर दे किसमें? गैस के अंदर। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ओपन हो गए हैं, इसके कारण सुबह वाली लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं? वो सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि स्कूल ओपन हो गए हैं या फिर क्या रीजन हो रहा है जिसके कारण आप लोग मॉर्निंग की लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हो। वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं टीम के साथ एक बार डिस्कस करूंगा और अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो अपन करेंगे। चलिए, तो द्रव का वाष्प दाब तापमान बड़ा बढ़ाकर अपन वायुमंडलीय दाब के बराबर ले आएंगे और वो तापमान जिस तापमान के ऊपर आपके द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वो तापमान जिस तापमान पर आपका द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस तापमान को अपन क्वथनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सही समझ में आता है तो हिमांक का अवनमन समझना और भी आसान है, क्योंकि इसमें उल्टा है। आपके द्रव का जो वाष्प दाब है, आपको पता है कि जैसे 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 हम द्रव के वाष्प दाब को कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे,
वैसे वैसे द्रव का उड़ना बंद होता जाएगा। सही बात है। और जो बिल्कुल भी नहीं उड़ता वो ठोस होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप द्रव का वाष्प दाब कम करते जाओगे, कम करने के लिए आपको तापमान को कम करना पड़ेगा। और ये तो सबको पता है भैया कि अगर हम अगर हम अगर हम सुनो ध्यान से। ओपन ओपन हो गए ना स्कूल? मुझे लग रहा था स्कूल ओपन हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, स्कूल ओपन हो गए हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, करेंगे कुछ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मस्त रहो। तो द्रव का वाष्प दाब। और हाँ, एक और बात यह है कि मैं अभी नेक्स्ट वीक 2-4 दिन हूँ नहीं, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो उस रीज़न से मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स करके जाऊँगा, और रिकॉर्डिंग्स करके आज मैं दिन भर रिकॉर्ड करूँगा, और जो भी रिकॉर्डिंग्स बन पाएंगे वो रिकॉर्डिंग्स करूँगा। और इस सैटरडे संडे को ऑफ नहीं ले रहा मैं, क्योंकि हर सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। पर क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शायद अजमेर में नहीं हूँ, तो उस रीज़न से जो है मुझे आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं। तो ये बात ध्यान रखें कि आप इस रीज़न से, एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, हल्का सा। और उन 2-3 दिनों के लिए मैं अभी, उन 2-3 दिनों की जगह मैं अभी सैटरडे संडे को क्लास ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी करके जाऊँगा आपके लिए, तो वो रिकॉर्डिंग्स भी हम अपलोड कर देंगे। बट हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोज़ कम रहेंगे, नंबर ऑफ वीडियोज़ कम रहेंगे। ये है, थोड़ा सा कॉपरेट कर दो इस वीक, थोड़ा सा काम है, बाहर जाना पड़ेगा, है ना। और बहुत जल्दी बताऊंगा किस काम से आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। और एक बात और कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि एक बच्चा जब आशीष सिंह लेक्चर से पढ़ता है तो उसका दिन भर का रूटीन किस टाइप का होता है, उस पर हम लोगों ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका एड शूट वगैरह चल रहा था। और इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि मैंने उसके रील्स वगैरह भी डाले थे, और इंस्टाग्राम पे बिहाइंड द सीन्स भी डाले थे। तो जिन भी बच्चों ने इंस्टाग्राम अभी तक भी नहीं हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम का लिंक आपके पास है यहाँ पर, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, बढ़िया है बढ़िया है। रात का टाइम सही रहेगा। सही है सही है सही है। हाँ बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, तो वो डाल देंगे हमें ना, बढ़िया। चलो बढ़े आगे। तो द्रव का वाष्प दाब, जैसे जैसे आप तापमान को कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप तापमान को कम करते जाओगे, वैसे वैसे द्रव का वाष्प दाब भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे तापमान कम होगा, वैसे वैसे द्रव का वाष्प दाब कम होगा। तापमान कम होते 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 एक उस लेवल पे आ जाए कि द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब जो है वो ठोस विलायक, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठोस अवस्था का वाष्प दाब इसके बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो द्रव है वो अब जमना शुरू कर रहा है, और द्रव का हिमांक बिंदु जो है वो आ चुका है। कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा, फिजिक्स की क्लास मैंने बता दिया, कुछ दिन बाद होगी, कुछ दिन मतलब ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, 2-3 दिन बाद फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। और केमिस्ट्री में ये चैप्टर खत्म करने की मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि जब हम अगली बार मिलेंगे, ज़्यादा गैप नहीं आएगा यार, 1-2 दिन का गैप आएगा, उसके बाद जैसे ही हम मिलेंगे वैसे ही हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। और उन 1-2 दिनों में भी बिल्कुल जीरो क्लासेस नहीं रहेंगी, मैं आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट प्रीमियर करके जाऊंगा, आप लोग आना, उस वीडियो को देखना, आपका रूटीन बना रहेगा, आपका रूटीन ब्रेक नहीं होगा। 9 बजे मैं आपको क्लास प्रीमियर करके जरूर दूंगा, भले ही एक छोटी सी क्लास होगी, बट हाँ क्लास जरूर दूंगा, आपका रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, उसका विशेष ध्यान हम रखेंगे। चलो अब बातें बहुत हो गई, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। देखो, तो जैसे द्रव, अब समझो बात को, अब सब कुछ छोड़ो, इधर ध्यान दो। जैसे जैसे आप वाष्प तापमान बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वाष्प दाब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा। वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे क्वथनांक बिंदु, और वहां पे आपकी वस्तु जो है, आपका द्रव जो है वो उबलना शुरू कर देगा, गैस में बदल जाएगा। यहीं इसका उल्टा, अगर आप तापमान को कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ, तो जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये हिमांक बिंदु है, ये जमने वाला बिंदु है, यहां पर आकर के आपका द्रव जो है वो ठोस में बदलने वाला है, यहां आके आपका द्रव ठोस में बदलने वाला है।
तो सबसे मोटी बात समझ में आ गई है मेरे हिसाब से आपके कि क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में सबसे मोटा फर्क क्या है। आई थिंक आपको मजा आ गया है, समझ में आ गया है। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे कि हिमांक में अवनमन हुआ कैसे। ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं ठोस प्रावस्था का वाष्पदाब है, ठोस अवस्था वाले वाष्पदाब की लाइन ये है। बस ये ध्यान रखना, क्वथनांक में हमको ऊपर जाना होता है और हमको हिमांक में नीचे आना होता है। तो ये ठोस अवस्था का वाष्पदाब है। बहुत मजा आएगा, ध्यान समझोगे तो। सब कुछ टॉपिक इंटरकनेक्टेड चल रहा है बच्चों। जैसे मान लो ये आपका द्रव प्रावस्था, द्रव का वाष्पदाब है, और द्रव में भी कौन आपको अच्छे से याद है, शुद्ध विलायक। आप बोलोगे सर ये साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा। हाँ, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही पूरा टॉपिक है। देखो, शुद्ध विलायक का मतलब है कि विलायक की सतह पर केवल और केवल विलायक है और कोई नहीं है। तो ये विलायक बढ़िया से उड़ रहा है और बहुत खूबसूरत सा वाष्पदाब लगा रहा है P1 नॉट। तो द्रव का अच्छा खासा वाष्पदाब है, क्योंकि शुद्ध विलायक है, उसका अच्छा खासा वाष्पदाब का लेवल है। जैसे 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 आप तापमान कम करते जाओगे, द्रव का वाष्पदाब कम होता जाएगा, 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 और ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर आ जाएगा। जिस तापमान पर ये बराबर आया, हम बोलेंगे उस तापमान पर आपका द्रव जम गया। जिस तापमान पर आपका द्रव जम जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर आपका द्रव जम जाता है उसे हम कहते हैं हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये आपका TF नॉट जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, हिमांक बिंदु। बूझे, बूझे ना, आया ना समझ में, बढ़िया। अब ये बताओ, आपको जैसे ही पता है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको, कि जैसे ही इसके अंदर हम ठोस विलय मिला देंगे, सत्या का नाश हो जाएगा इसका। जैसे ही ठोस विलय मिलाया, आपको पता है कि जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह है, द्रव की सतह है, उस द्रव की सतह पर आ जाएगा ठोस विलय। अजी भैया जी, जैसे ही विलायक के अंदर ठोस विलय मिलाएंगे, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर विलायक के कणों के साथ साथ विलय के कण आ जाएंगे और विलायक का वाष्पदाब कम हो जाएगा, या सिंपल भाषा में बोले तो विलयन का वाष्पदाब कम हो जाएगा। अब उड़ने वाले लोग उतने नहीं हैं जितने पहले थे। टॉपिक 3 दिन से पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही शुद्ध विलायक में आपने ठोस अवाष्पशील विलय मिलाया, वाष्पदाब में खटाक से कमी आ जाएगी। ये रहा विलयन का वाष्पदाब। मानते हो ना? अब देखना ये साइंस की माया कितनी अच्छी है। वाष्पदाब में कमी आ गई, ये तो हो रहा है। अब अपना वाष्पदाब का लेवल पहले ये था, अब ये हो गया है। तो अगर आपको इसको उबालना है तो ऊपर लेकर के जाना था, परंतु अब आपको इसको जमाना है तो नीचे लेकर के आना है। तो वाष्पदाब का लेवल ऑलरेडी कम हो चुका है, तो अब उसको नीचे लेकर के आना आसान है। अब कम तापमान के अंदर ही आपकी वस्तु जम जाएगी, आपका द्रव जम जाएगा। तो ये आपका हो गया TF। और यहां आपने देखा कि TF जो है वो कम है किससे, TF नॉट से। कल वाली कहानी में हमको इसको ऊपर लेके जाना था, तो क्योंकि कल वाली कहानी में हमको इसको ऊपर लेके जाना था, तो ये आप देखो, ये आपका TB नॉट था। जैसे ही द्रव का वाष्पदाब कम हुआ, हम इसको और ज्यादा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो TB ज्यादा आ रहा था TB नॉट से, परंतु इस बार हमें इसको ऊपर लेके नहीं जाना, इस बार हमें इसको नीचे लेके जाना है। तो यहां इतना नीचे लेके जाना पड़ रहा था, तो TF नॉट ये था, परंतु अब इतना सा नीचे लेके जाना है तो TF ये है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत है कि क्वथनांक में तो वृद्धि हुई, क्वथनांक में वृद्धि हुई, क्वथनांक में उन्नयन, और हिमांक में कमी हुई, तो हिमांक का अवनमन। समझे? अजी बूझे, बूझे, आया समझ में? मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा आप सबको कि यार देखो, मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे यहां पे आकर के बस मैंने क्लास शेड्यूल कर दी है तो मेरे को आकर के घास काट के जानी है। ये नहीं होता मेरे से। आज जब से चैनल शुरू किया है, जब से पहला वीडियो डाला है, और अभी तक भी ये चीज मेरे अंदर है कि मैं कोई भी टॉपिक को, भले ही आपको लगता हो कभी कभी यार ये टीचर ना साला एक ही टॉपिक को 4 बार रिपीट करता
है ना, हमें समझ में आ गया, फिर भी 4-4 बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लास में अगर 500 से ऊपर बच्चे बैठे हैं तो मैं ये सोचता हूं कि उन 500 बच्चों में से कहीं कोई एक ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये सोच रहा है कि सर प्लीज एक बार और समझा दो, और क्योंकि वो इस कैमरे के पीछे है, अपनी स्क्रीन के सामने है, तो वो कह नहीं पा रहा है, बट उसका मन ये बोल रहा है कि सर एक बार वापस समझा दोगे ना तो मेरे समझ में आ जाएगा, तो मेरे लिए प्लीज एक बार वापस समझा दो। मैं सोचता हूं कहीं ऐसा कोई बच्चा सोच रहा है ना, उसके लिए एक बार वापस पढ़ा दो। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूं। कल क्वथनांक का उन्नयन अच्छे समझाने के बाद भी आज मैंने आपको वापस से क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का उन्नयन कंपेयर करके बताया। और एक दिल में एक और बात आती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है कि बच्चा रिवाइज करके नहीं आया है क्लास में। अब रिवाइज करके नहीं आया तो समझ में कैसे आएगा इसके, तो इस चीज को लेकर बुरा भी लगता है, परंतु कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा क्लास में रिवाइज करके नहीं आया है वो भी समझ सके। ठीक है, और यहां कह रहे हैं कुछ बच्चे की क्लास में प्रपोज का मैटर चल रहा है, कर लो प्रपोज एक दूसरे को। अगर यहाँ पे कोई गठबंधन होते हैं तो अच्छी बात है ना, और बाद में ये गठबंधन आगे अगर जाए तो शादी का कार्ड हमको भी भिजवा देना, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हम भी आशीर्वाद दे देंगे, है ना। बट मैं ये कहूंगा कि जिनका भी गठबंधन हो रहा है वो पढ़ाई कर लें पहले, समझ रहे हो बात को, क्योंकि गठबंधन के बाद में खाने के लिए और गठबंधन के बाद में जीवन को जीने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है शिक्षा, समझ रहे हैं। तो सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आपस में बात करिए, आपस में रहिए, साथ में घूमिए अगर पॉसिबल है तो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र देश है हमारा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा देश है हमारा, बट हाँ इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पे ना पड़े, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो बढ़िया है, तो सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान जरूर दें, ये बाबूश होना से कुछ नहीं होने वाला है, कोई मतलब की बातें नहीं है, ये जीवन निराधार हो जाता है ना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर जीवन में कुछ बन नहीं पाए ना, आई बात समझ में, तो माँ बाप ही होंगे जो तुम्हें कुछ ढूंढ करके देंगे, अदरवाइज तुम्हारी जिंदगी में कुंवारा मरना ही तय है, ये बात ध्यान रखना। बढ़िया, चलो आगे बढ़े। तो द्रव का वाष्प दाब, अगर तापमान कम करते आओगे तो वो एक जो द्रव का वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उसी को हिमांक बिंदु कहते हैं। और फिर आपने ये देखा यहां पर कि जब द्रव का वाष्प दाब कम होता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस लेवल पे है, इसे ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाने में हमें इतना कम करना पड़ता है। दूसरी तरफ विलयन का जो है इससे ऑलरेडी कम है, तो ज्यादा कम नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब जो हिमांक इतना सारा था अब वो हिमांक इतना सा बचा है, मतलब हिमांक में कमी आ जाती है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हिमांक में अवनमन। और आपसे कोई सवाल पूछे कि कितना कितना कम हुआ, तो देखो पहले टीएफ नॉट था, अब टीएफ है, तो कम कितना हुआ, इतना कम हो गया। तो ये क्या है, डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ किसके बराबर है, डेल्टा टीएफ किसके बराबर है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ के। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी किसी को नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब अपन ये सोच रहे हैं कि यार ये डेल्टा टीएफ जो है ना ये किस पर निर्भर कर रहा है, इसके बारे में विचार करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, देखो बहुत आसान है। आपको ये आपका मान लो, ध्यान दो बच्चों, ये आपका ठोस वाष्प दाब का लेवल है, ये आपका शुद्ध विलायक का लेवल है, आपको इतना नीचे जाना है। अब हो क्या रहा है, जितना ज्यादा आप शुद्ध विलायक के अंदर विलेय को मिलाओगे, फोकस करो इधर सब लोग, जितना ज्यादा आप विलायक के अंदर विलेय को मिलाओगे उतना ही वाष्प दाब का लेवल कम होगा। जितना वाष्प दाब का लेवल कम होगा उसको उतना ही कम नीचे लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल है आपके ठोस का। अब आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां पे था, तो आपको इतना नीचे आना पड़ रहा था उसको जमाने के लिए, हिमांक बिंदु के लिए। परंतु आपने जैसे ही उसके अंदर नमक मिलाया, जैसे ही आपने शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील द्रव मिलाया, वो लेवल यहां आ गया। तो अगर वो लेवल यहां आ चुका है तो आपको और कम आना पड़ेगा।
आपने और ज्यादा नमक मिला दिया, जितना ज्यादा आप ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाते जाओगे उतना ही ज्यादा ये लेवल कम होता जाएगा और उतना ही कम हमारा हिमांक बिंदु आएगा। मतलब जैसे क्वथनांक में देख रहे थे ना अपन कि क्वथनांक में वृद्धि जो है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है आपने कितना ज्यादा विलेय मिलाया है, इसी प्रकार हिमांक में जो अवनमन है, हिमांक में जो कमी है, वो भी इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपने कितना ज्यादा विलेय मिलाया है। और विलेय विलायक में उपस्थित है, वो मात्रा कौन बताता है कितना विलेय विलायक में उपस्थित है, ये मात्रा बताने का काम पता है किसका है? मोललता का है। ये मात्रा बताने का काम पता है किसका है? ये मात्रा बताने का काम मोललता का है, मोलैलिटी का है। तो ये चीज कौन बताता है? मोलैलिटी बताता है कि डेल्टा टीएफ जो है वो समानुपाती होगा स्मॉल एम के। तो यहां पे भी जो आपका डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा मोललता होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा विलेय के मोल उपस्थित हैं 1 किलोग्राम विलायक में, और जितना ज्यादा विलेय के मोल उपस्थित होंगे उतना ही ज्यादा हिमांक में कमी आएगी। यहां से अगर अपन इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है के एफ, और के एफ का मतलब पता है क्या है? के एफ का मतलब होगा हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक, इस के एफ का नाम होगा हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। दैट्स इट। और मोललता के बारे में आपको पूरा सूत्र पता ही है, नहीं पता तो फिर से लिख देता हूं। मोललता का जो सूत्र है, सब लोग पुरानी ग्राफ में आ रहे हो ना? ठीक है। मोललता का जो सूत्र है वो क्या है? विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किस में लिखना है? केजी में। अब देखो, आलस करोगे खेल खत्म तुम्हारा, आलस नहीं करोगे मजा आ जाएगा। अब इसको पूरा तोड़ करके लिखो। तो विलेय के मोल को तोड़ के लिखा तो विलेय का भार, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। ये तो विलेय के मोल हो गए, गुणा विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में हो 1000 से गुणा कर दोगे। ये मोललता का जो फॉर्मूला है ये भी याद रखें, हो सकता है एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला भी आपके काम कभी भी आ सकता है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो अगर कॉपी करना हो पॉज करके तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब एक काम करेंगे अपन, अब एक प्रश्न करके देखते हैं। चलो प्रश्न से पहले ग्राफ कर लेते हैं। प्रश्न तो आपको मैं होमवर्क दूंगा और प्रश्न की अलग से एक सीरीज करवाऊंगा मैं, जिसके अंदर हर एक टॉपिक से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं, है ना? जिसको हम लोग नाम देंगे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, TRQ के नाम से जानेंगे। ग्राफ को समझते हैं। देखिए ग्राफ में क्या है, बहुत सिंपल ग्राफ बनेगा इसका, जैसे कल अपन ने ग्राफ को समझा था। यहां आपने ले लिया तापमान और यहां आपने ले लिया वाष्प दाब। सभी बच्चे क्लास के अंदर सही तरीके से जुड़े रहे हैं, सब कुछ फोकस वगैरह सही है ना कैमरे का? ठीक है। देखो अपने पास एक ठोस विलायक का वाष्प दाब का एक पहले से प्रीसेट लेवल है। ये लेवल जो है ये ठोस विलायक के वाष्प दाब का लेवल है। मतलब ये लेवल वो है जो आपका, मैंने अभी आपको डायग्राम में यहां दिखा रखा था, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ये ठोस अवस्था के वाष्प दाब का जो लेवल है वो मैंने यहां पे ऐसे बना रखा है। तापमान बढ़ाने के साथ साथ ये भी बढ़ता है, तापमान बढ़ाने के साथ में हर कोई वाष्प दाब बढ़ता ही है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या है, हमारे पास जो शुद्ध विलायक है, मान लेते हैं वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां पर है। ये शुद्ध विलायक है, ये रहा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का लेवल है।
अब सोचने वाली बात यह है यार यहां पर कि तापमान को कम करने से जमेगा या तापमान को बढ़ाने से जमेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, शुद्ध विलायक जो है उसके वाष्प दाब का लेवल यह है, आपको तापमान कम करना पड़ेगा तब जाकर के वो जमेगा। सही बात है। तो किसी एक जनरल तापमान पर इतना वाष्प दाब है। अब मैं जैसे जैसे तापमान को कम करता जाऊंगा वैसे वैसे वाष्प दाब कम होता जाएगा। मतलब यहां पे वाष्प दाब कम होने का मतलब इस तरह से यहां पे नीचे आने से है। तो जैसे जैसे मैं यहां पर वाष्प दाब को कम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं तापमान को कम करता जाऊंगा वैसे वैसे ये वाष्प दाब कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं तापमान को कम करता जाऊंगा वैसे वैसे यहां पर जो वाष्प दाब है वो कम होता जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझिए। अब आप तापमान को कम कर रहे हो, वाष्प दाब कम हो रहा है, 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 कभी ना कभी तो जाके इसको काटेगा। तो जैसे जैसे हम तापमान को कम कर रहे थे वाष्प दाब कम हो रहा था। यह है विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जिस तापमान के ऊपर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, वो तापमान कहलाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। ठीक है मुन्ना जी, यहां तक समझ में आ गया जी। आगे बढ़ें, बताओ। सही है ना? सही कहा ना मैंने? समझ में आया ना बच्चों को? सबको समझ में आया ना? बढ़िया है। ठीक है यहां तक? जय हो। आगे बढ़े। अब जैसे ही आपने इसके अंदर ठोस अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो ठोस अवाष्पशील विलय मिलाते ही लेवल कम हो गया वाष्प दाब का। तो जिस तापमान के ऊपर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना था, उसी तापमान पर विलयन का वाष्प दाब इसकी तुलना में कम मिलेगा आपको। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि आपने ठोस अवाष्पशील विलय को मिला दिया। ये बात तो समझो आप कि जिस तापमान के ऊपर शुद्ध विलायक का इतना था, विलयन का उसी तापमान पर जो वाष्प दाब है वो आपको कम मिलेगा। इतना था, इससे कम मिलेगा। ये वाष्प दाब का लेवल है। अब आप इसमें भी तापमान को कम करोगे तो विलयन का वाष्प दाब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। कभी ना कभी तो ठोस विलायक के वाष्प दाब से टकराएगा। तो ये विलयन है। मैंने नीचे से क्यों शुरू किया? क्योंकि विलायक का वाष्प दाब से कम था विलयन के वाष्प दाब का लेवल। और अब आप जैसे 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 वाष्प दाब कम करते जाओगे, एक ना एक समय तो वो टकराएगा। और जिस समय टकराया आप देख सकते हैं, उस समय जो तापमान है वो टीएफ है। आप खुद देख सकते हो कि टीएफ कम है टीएफ नॉट से, क्योंकि इसको नीचे ले जाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो टीएफ कम है टीएफ नॉट से। और ये जो फर्क है, यहां से यहां तक टीएफ है, यहां से यहां तक टीएफ नॉट है। तो जो कमी आपको, जो फर्क आपको दिख रहा है वो आपका डेल्टा टीएफ के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि यहां से यहां तक टीएफ नॉट है, यहां से यहां तक टीएफ है। तो ये जो फर्क है ये है डेल्टा टीएफ, जिसको आप बोल सकते हो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। और यही है हिमांक में अवनमन, जो समानुपाती है आपकी मोललता के या फिर केएफ इंटू एम के रूप में, जिसको आप लिख रहे हैं। इसी के साथ आपका ये ग्राफ होता है म से मक्खन। टेंशन है। बोलो, कब तक पूरा सिलेबस समाप्त कर दोगे सर? कब तक? कब तक चलेगा ये सिलेबस? कब तक हो जाएगा पूरा सिलेबस आशीष सिंह लेक्चर्स पर? कहीं ऐसा तो नहीं होगा सिलेबस नहीं करवाएंगे? इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, सिलेबस कैसे होगा? चिंता ही मत करो। एक एक ऑर्गेनिक, जब पूरी दुनिया 30% सिलेबस कम पढ़ रही थी ना, हम आशीष सिंह लेक्चर्स के ऊपर ही ऑर्गेनिक को इतना डीप में पढ़ रहे थे, इतना डीप में पढ़ रहे थे कि बच्चे बोलते थे कि सर ये तो साला किसी किताब में मिलता ही नहीं है। अब हमारे लास्ट ईयर के जो हमारा अनस्टॉपेबल बैच था, उस बैच के ऑर्गेनिक के वीडियोस लेक्चर जाकर के देखो आप। हिंदी मीडियम के अंदर सब ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल रहे हैं। और यही एक चैनल था उस समय जिसके ऊपर इतने डीप में डेरिवेशन चल रहे हैं, इतने डीप के अंदर जो है एक एक मैकेनिज्म को खोल खोल के पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए ये बात ध्यान रखें कि हम सिलेबस करने में माहिर हैं, अच्छे से कर देंगे सिलेबस टाइम पे, दिवाली तक आपको खींच खांच के खत्म कर देंगे। बट पॉइंट ये है कि जहां समय लगना है वहां समय लगेगा। आई बात समझ में? टेस्ट थोड़ा सा पोस्टपोन किया है आपका। टेस्ट आपका हो सकता है वेडनेसडे के आसपास हो। कल आपकी क्लास है एज इट इज, और परसों भी आपकी क्लास होगी, है ना? अभी संडे सैटरडे ऑफ नहीं है क्योंकि मैं बाहर हूँ नेक्स्ट वीक, बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में। मक्खन
बढ़िया, खत्म। फिर एक बार और समझा देते हैं, फिर खत्म करते हैं टॉपिक को। फिर हम अगली क्लास में परासरण दाब, परासरण और परासरण दाब का अध्ययन करेंगे। गौर करके समझेंगे तो मजा बहुत आएगा। इस तापमान, यहां पे आपने ले लिया वाष्प दाब, यहां पे आपने ले लिया तापमान। अब पॉइंट पता है क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट एक्चुअल में ये निकल के आता है यहाँ पे कि ये जो वाष्प दाब का एक पहले से लेवल है, ये ठोस विलायक के वाष्प दाब का पहले से एक लेवल बना हुआ है। अब जो आपके पास शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक का लेवल ये है। अब जैसे जैसे आप तापमान को कम करते जाओगे, वैसे वैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कभी ना कभी तो वो ठोस विलायक को काटेगा। तो जिस भी बिंदु पर उसने ठोस विलायक को काटा, वो आपका कहलाएगा TF0। फिर अपन ने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि किसी भी तापमान पर शुद्ध विलायक से कम वाष्प दाब होता है। जो भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, उससे कम वाष्प दाब होता है विलयन का, क्योंकि विलयन में आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया है। तो अब इस लेवल से शुरू होगा कि तापमान कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, यहां जाकर के वो काट रहा है। तो ये तो और कम तापमान है। तो हम क्या देख रहे हैं कि TF हमारा कम आ रहा है TF0 से। इसलिए मैं कह रहा था कि हिमांक में अवनमन देखने को मिला था। सही है? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? समस्या नहीं है? मूल बिंदु की तरफ क्यों आ रहे हैं, ये सवाल पूछा है साक्षी ने। बेटा बात ऐसी है, तापमान कम करेंगे तभी तो जमेगा, तो आपको इस तरफ ही आना पड़ेगा ना। तापमान कम कर रहे हैं अपन, देखो इधर तापमान कम कर रहे हैं, वाष्प दाब में कमी आ रही है, तभी तो कोई चीज जमना शुरू होगी। और कल अपन उबाल रहे थे, कल अपन क्वथनांक पढ़ रहे थे, इसलिए हम आगे की तरफ जा रहे थे। तो क्वथनांक पढ़ोगे तो आगे की तरफ जाना है, और अगर आप क्वथनांक नहीं पढ़ रहे हो, हिमांक पढ़ रहे हो, तो आपको पीछे की तरफ आना है। ये तो 2 बार मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा। बढ़िया ना, मस्त है एकदम। थ्योरी पढ़ लें, चलो। किसी द्रव का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव और ठोस साम्यावस्था में होते हैं। इसका मतलब वही है कि द्रव और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए, अर्थात किसी द्रव का वह तापमान जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही था। ओके, जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। सार्वभौमिक सत्य है गुरुदेव कि जब भी आप किसी विलायक में ठोस विलय को मिलाओगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। अतः विलयन विलायक से कम तापमान पर जम जाएगा और इससे हिमांक में कमी आएगी। इसको हिमांक का अवनमन कहते हैं। वही बात कि शुद्ध विलायक का दाब ये था, आपका ठोस अवस्था का ये था, इतना नीचे लेके आना पड़ रहा था। जैसे ही आपने उसमें अवाष्पीय विलय मिलाया, ये दाब कम हो गया, अब आपको ज्यादा नीचे नहीं लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो TF0 है वो बड़ा आता है और TF आपका कम आता है। इसी को अपन हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब चित्र वित्र तो आपके सामने बना हुआ था, ये चित्र में यही सब कहानी थी जो मैंने आपको चित्र बताया था ना। अभी पता है किस चित्र की बात कर रहा है? ये उस चित्र की बात कर रहा है जिस चित्र से मैंने आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया आज का। ये उसी चित्र की बात कर रहा है, इसकी, इस चित्र की बात कर रहा है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। चलो आ जाओ थ्योरी पे वापस, थ्योरी पे वापस आ जाओ, थ्योरी पे वापस आ जाओ। देखो सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा दिया जा रहा है अच्छे से। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में आपको ग्राफ समझा दिया, ग्राफ समझाने के बाद में कंप्लीट थ्योरी आपकी आंखों के सामने रख दी, ताकि आपको अगर नोट्स वगैरह बनाने हो या फिर थ्योरी एग्जाम में कैसे लिखनी वो देखना हो तो आप कर सको। मुझे नहीं लगता इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको आपको और कुछ चाहिए। मतलब आप अगर कुछ चाहिए तो बताइए, बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है कि भाई इस प्रकार से डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम आ रहा है, जहां पे M विलयन की मोललता है, ललता, और KF एक स्थिरांक है जिसका नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर हिमांक अवनमन स्थिरांक। KF की कई आपको आसानी से निकाल सकते हो। बाकी ये जो फॉर्मूला है वो मोललता का एक्सपेंशन है, और मोललता का एक्सपेंशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले।
ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है। TRQ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस हम करवाएंगे, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस हम करवाएंगे। मंडे ट्यूसडे को आपको इन्हीं क्वेश्चंस के वीडियोस मिलेंगे। तो मंडे ट्यूसडे को टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, सारे फॉर्मूले पढ़ के रखिएगा, ताकि जब हम हर फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चंस आपको करवाएं तो उनको करके आपका जीवन आनंदित हो जाए और एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आता है आप समझ पाए। अब आपके पास कल आपकी क्लास है, कल छुट्टी नहीं है, परसों भी आपकी क्लास है, परसों भी छुट्टी नहीं है। मंडे और ट्यूसडे को आपको टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, आगे का पूरा प्लान सेट है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ, और इस सैटरडे टॉक नहीं, अगले सैटरडे टॉक होगी। तो ये पूरा वीक काम करते हैं, फिर अगले सैटरडे को हम लोग सब आप लोगों से बातचीत करेंगे। और अगर आपको मेरे साथ लाइव जुड़ना है तो इंस्टाग्राम आप लोग को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत से बिहाइंड द सीन्स, क्लास कहाँ है, कब हो रही है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब आपको वहां दिखाई देगा। तो अगर आपको बिल्कुल परिवार टू परिवार जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर के फॉलो कर लीजिए, आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, खुद का मस्त रहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं कटिबद्ध हूं आपको टॉप करवाने में, और इस बार मैं चाहता हूं कि आप 100 में से 100 नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स में लेकर के आओ। उसके लिए जो भी संभव प्रयास है वो हम कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ मेहनत करते रहना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो। मैंने बता ही दिया है, फिजिक्स आपकी थोड़ी टाइम बाद स्टार्ट होगी, वेडनेसडे के आसपास अपन स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स। तब तक केमिस्ट्री दमदार तरीके से पढ़ते रहो, ये चैप्टर पूरा खत्म कर लो अच्छे से। बाय बाय, जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेना इस वीडियो के लिंक का। ये काम डेली करना है आपको, जो भी क्लास हो रही है उसका व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, शेयर कर दिया, ग्रुप्स में डाल दिया, सब्सक्राइब करके रख लिया, ये सारे काम आपको करके रखने। चलिए बाय बाय, जय हिंद।